नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और वक्त हो चला है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात राजनीति में धर्म की बढ़ती दखलंदाजी की होगी। महाराष्ट्र चुनाव में धर्म के नाम पर जो वोटों की खेती हो रही है उसकी भी बात करेंगे। वोटों के लिए कांग्रेस ने कैसे उलेमाओं की 17 शर्तों को मान लिया। क्या महाअघाड़ी की सरकार बनने पर मुसलमानों को 10% आरक्षण दिया जाएगा? इसे लेकर संग्राम छिड़ गया है। इसकी भी चर्चा विस्तार से मैं करूंगी। साथ ही बात होगी मुंबई की। क्या 2051 तक देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे? टिस की यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट आई है, उसमें क्या क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। आपको बताऊंगी कि कैसे वोट बैंक की राजनीति की वजह से माया नगरी में घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही बात होगी बांग्लादेश की, जहां हिंदू खतरे में हैं। सरेआम हिंदुओं के कत्ल का ऐलान किया गया। सवाल यह है कि आखिर कट्टरपंथियों के टारगेट पर हिंदू हैं क्यों? लेकिन सबसे पहले बात करनी होगी महाराष्ट्र की, जहां वोट जिहाद पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। तो आप ये जान लीजिए किस तरह से महाराष्ट्र में चूंकि चुनाव होना है और कैसे सब कुछ इस वक्त पलटता नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ रहा है, नए नए विवाद छिड़ते जा रहे हैं। लेकिन अब मुस्लिम आरक्षण पर भारी घमासान छिड़ गया। महाविकास अघाड़ी बैकफुट पर है और बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी अघाड़ी के नेताओं से जवाब मांग रही है और इसी विवाद की शुरुआत उलेमा वोट की इस मांग से हुई, जिसमें उन्होंने महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के बदले मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग की है। उलेमा वोट का कहना है कि महाविकास अघाड़ी के नेता वादा करें कि अगर उनकी सरकार बनी तो सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिमों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई मुसलमानों को आरक्षण दिया जा सकता है? संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता, तो फिर उलेमा बोर्ड ने आरक्षण की मांग की क्यों और इस पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने क्या जवाब दिया, ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन आप पहले सुनिए बीजेपी ने इस पर किस तरह से अपना ऐतराज दर्ज कराया है। बीजेपी नेताओं ने आज मुस्लिम आरक्षण को बड़ा मुद्दा बना दिया। इस मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने झारखंड की रैली में इसको लेकर सवाल उठाए। अमित शाह ने कहा कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता, तो फिर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल किस आधार पर वादा कर रहे हैं? बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मांग को विघटनकारी करार दिया, तो वहीं उद्धव गुट के नेता इस मुद्दे पर किसी भी तरह का जवाब देने से फिलहाल बचते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आपको मैं सुनाती हूं कि किस तरह से अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण की मांग पर महाविकास अघाड़ी पर अटैक किया। 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया है, वो बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? ये कह रहे हैं हम आरक्षण हटा देंगे। और भाइयों बहनों, आज तो उन्होंने सारी सीमाएं लांघी। आज महाराष्ट्र में उलेमाए हिंद वालों ने उनको एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा कि इस देश के माइनॉरिटी को, मुसलमानों को 10% आरक्षण दीजिए। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को परमिशन नहीं देता है, मगर ये कांग्रेस पार्टी, ये जेएम वाले अपनी वोट बैंक के लिए 10% आरक्षण वो मुसलमानों को देना चाहते हैं। मैं आपको पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 50% की मर्यादा बांधी, ये कहां से लाएंगे 10%? किसी का तो कम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? एसटी, एससी और ओबीसी, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर एक कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को देना चाहती है। चिंता हो रही ना? हो रही ना? मगर मत करिए। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है, राहुल गांधी, हम पिछड़ों के आरक्षण को
हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे। दरअसल मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने नाना पटोले को चिट्ठी लिखकर समर्थन का वादा भी किया। उलेमा बोर्ड के मेंबर्स ने नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, शरद पवार और जयंत पाटिल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट की चिट्ठी जारी कर दी। समर्थन के बदले में उलेमा बोर्ड ने अपनी कुछ मांगे रखी और एक दो मांग नहीं है, पूरी की पूरी 17 मांगे रखी हैं, जिसमें मुस्लिम आरक्षण के अलावा सरकार बनने पर दंगे के आरोप में गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों की रिहाई, भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना सलमान अजहरी को छोड़ना, इमाम और मौलाना को 15,000 रुपए सैलरी, वक्फ बिल को वापस लेना, मुसलमानों को आरक्षण देने और आरएसएस पर प्रतिबंध शामिल है। तो ये मांगे रखी गई हैं महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के बदले में। तो श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान खड़गे जी, अगर पूजा पद्धति उपासना के नाम पर हिंदू हो मुसलमान हो आरक्षण नहीं मिल सकता, तो वोट की सौदागरी में कहां तक जाएंगे आप? नाना पटोले अपने मन से ये पत्र लिख रहे हैं जो आपके अध्यक्ष हैं, या आपकी सहमति से पत्र लिख रहे हैं? ये बताइए आप। बीजेपी जानना चाहती है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कितना देश को तोड़ेंगे आप वोट के लिए, कहां तक जाएंगे आप? कोई शर्म बची है आपको? वोट के लिए कुछ भी स्वीकार कर लेंगे आप? उलेमा बोर्ड देश के मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है। महाराष्ट्र में 48 जिलों में अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड कार्यरत है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने मांग को मंजूरी देने के लिए इंडी गठबंधन के नाना पटोले, उद्धव ठाकरे, शरद पवार को आश्वासन पत्र देना चाहिए। बीजेपी का ये कहना है कि अघाड़ी के नेताओं ने उलेमा बोर्ड को आश्वासन दिया है कि सरकार बनी तो इस पर फैसला लिया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर फिर लोगों को सावधान किया है। क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस जब भी सफल होगी आपको विभाजित करके सफल होगी, और इसीलिए मैं कहता हूं बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं ये देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था। भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? अगर इस सब के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं, तो बहन और भाइयों कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। और मैं तो इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बटो मत। ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं, आपके चेहरे पर मीठी मीठी बातें बोलेंगे, इनके बहकावे में मत आओ। और मैं तो कहता हूं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक है। रविशंकर प्रसाद के साथ साथ स्मृति ईरानी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस से कई सवाल पूछे कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में लुभाने के लिए, वोट पाने के लिए बोलती है झूठ, सत्ता में आने के बाद करती है लूट और देश में डालती है फूट। जो आह्वान कर रहे हैं वोट जिहाद का महाराष्ट्र में, उनको समझना होगा कि महाराष्ट्र की जनता विकास के ठोस मुद्दों पर न सिर्फ चर्चा चाहती है, बल्कि चाहती है कि विकास के ठोस मुद्दों पर ही काम हो। नरेंद्र मोदी का 10 साल का अगर आप प्राइम मिनिस्टर के नाते रिकॉर्ड देखें, तो उन्होंने जब कोई पक्की सड़क बनाई तो उसको किसी समुदाय विशेष, किसी धर्म विशेष को समर्पित नहीं किया। लोग समाज को बांटने की अलग अलग व्यवस्थाएं कर रहे हैं
वो मात्र वोट की फिराक में है, विकास की फिराक में नहीं। पीएम मोदी भी आज महाराष्ट्र में है। मोदी की अकोला और नांदेड़ में रैली है। पीएम मोदी ने पहली रैली में कांग्रेस पर देश को बांटने का आरोप लगाया। एक है तो सेफ है का नारा फिर से दिया। कांग्रेस चाहती है एससी समाज की अलग अलग जातियां आपस में ही लड़ती रहे, झगड़ा करती रहे। वो जानती है एससी समाज की अलग अलग जातियां आपस में झगड़ती रहेगी तो उनकी आवाज बिखर जाएगी, उनका वोट बिखर जाएगा और ऐसा होते ही कांग्रेस के लिए सरकार में आने का रास्ता बन जाएगा। इसलिए यहां चर्मकार जाति को कांग्रेस मांग जाति से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस मातंग को महार जाति से, बुरड़ जाति को वाल्मीकि जाति से, कैकाड़ी को खटीक जाति से के तौर पर एकजुट नहीं रहेंगे, अपनी ही अलग अलग जातियों में बंटकर झगड़ा करेंगे तो कांग्रेस इसका फायदा उठाएगी। कांग्रेस एससी समाज के अधिकार उनसे छीन लेगी, एससी को कमजोर करके सरकार बना लेगी। यही उसकी चाल है, यही उसका चरित्र है। इसलिए आपको कांग्रेस की इस खतरनाक साजिश से सावधान रहना है। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के अलावा मराठी मुस्लिम सेवा संघ नाम के संगठन ने भी महाविकास अघाड़ी के समर्थन का ऐलान किया। मुस्लिम संगठन मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने मुसलमानों से महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने की अपील की और पैम्पलेट्स बांटे हैं। इस पैम्पलेट में बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताकर महाविकास अघाड़ी को वोट देने की गुजारिश की गई है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की। पुलिस से एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि मराठी मुस्लिम सेवा संघ जैसे करीब 400 एनजीओ महाराष्ट्र में एक्टिव हैं, जो धार्मिक भावनाएं भड़काकर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में इन एनजीओ को विदेशों से आए फंड की जांच कराने की मांग की गई है। तो कोड फेडरेशन बना गया, ये जो मराठी मुस्लिम सेवा संघ मराठी नाम दिया गया और लिखा है फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम लीग। 100 करोड़ का फंड बाहर से आया है। अलग अलग मुस्लिम बस्तियों में सभाएं लेना, महिलाओं के सम्मेलन लेना, बुरखा, और वहां पर भाषण क्या किए जाते हैं। ये देखो, ये पैम्पलेट है। मैं भाषण बताता हूँ उनका, जो अध्यक्ष फकीर मोहम्मद का भाषण। मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार होते हैं, मुस्लिम लड़कियों के हिजाब खींचे जाते हैं, मुस्लिम नौजवानों का लिंचिंग किया जाता है, मस्जिद तोड़ी जाती है और इसके लिए नरेंद्र मोदी भाजपा को हराओ, महाविकास आघाड़ी को जिताओ। तो एक और लैंड जिहाद, एक जगह लव जिहाद और अब वोट जिहाद। ये तो इन्होंने तय किया है। मुस्लिमों में 100% मतदान और 100% महाविकास आघाड़ी करके भाजपा मोदी को हराए। किरीट सोमैया ने मराठी मुस्लिम सेवा संघ नाम के संगठन पर वोट जिहाद का आरोप लगाया तो संगठन के अध्यक्ष फकीर मोहम्मद ठाकुर ने कहा कि उन्होंने महाविकास अघाड़ी को वोट देने की अपील की है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वहीं वोट जिहाद के खिलाफ जहां बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने वोट जिहाद को सही ठहरा दिया। अब आजमी का कहना यह है कि पिछले 10 साल में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ गए और इसीलिए अब मुसलमान बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। तो आखिर इसमें गलत है तो है क्या?
2014 के पहले किसी लड़की का बुर्का उतारने की बात हो रही थी क्या देश में? मैं पूछूं गाय बैल के नाम पर मुसलमानों को मारना पहले तक कभी हो रहा था क्या? मैं कहता हूं कि मॉब लिंचिंग का पहले केस हो रहा था क्या? गरीब मुसलमानों को अकेले पकड़ के दाढ़ी पकड़ के उनको कहना नऊज बिल्लाह, अफसोस होता कि अल्लाह को गाली दो, तुम अपने अल्लाह को गाली दो, तुम जय सिया राम बोलो, पेड़ में बांध कर लटका कर मारना पहले हो रहा था क्या? ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उलमाओं को नहीं बल्कि सारे देश के जितने लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून को मानते हैं, जितने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, वो सब के सब इनके खिलाफ काम करने वाले हैं। ये समझ लें, ये इस तरह से बुद्धू किसी को बना नहीं सकते। MBA इज़ नॉट मुस्लिम लीग। MBA नहीं कोई मुसलमानों की अलग पार्टी है। MBA में इसी देश के लोग जो हैं, कांग्रेस है, शरद पवार साहब हैं, उद्धव जी हैं, ये इसी देश के लोग हैं जो भारतवर्ष के रहने वाले हैं, उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। कोई हम लोग के मुसलमानों की पार्टी नहीं मुसलमान बना रहा है। जिन लोगों ने जुल्म जाति किया वो हमसे वोट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इनका कलेजा क्यों फट रहा है? वोट जिहाद नाम को किस तरह यूज़ करोगे आप? पैन जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, नॉनसेंस, ये सब चीज़ें करके मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जैसा आदमी, होम मिनिस्टर जैसे आदमी जो देश की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो इस तरह की ओछी बातें करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल उनको गवारा नहीं होता है। महाराष्ट्र में मौलाना और उलेमा खुलकर महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि महाविकास अघाड़ी वोटों का ध्रुवीकरण करने में जुटी है और ऐसे में बीजेपी के आरोपों पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब दिया। सीएम सुक्खू ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। बीजेपी की तरफ से जो उनका कहा जा रहा है कि वो हिंदू मतों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्हें महाराष्ट्र में बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि दलित और मुस्लिम समाज ने बड़े पैमाने पर महाविकास आघाड़ी के लिए वोट किया था। जब राजनीतिक चुनावी दृष्टि से हम जाते तो कई प्रकार के क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक बातें होती है, लेकिन जनता ने तय करना है। अगर जनता तय करेगी कि इस सरकार को, चुनी हुई सरकार को क्यों तोड़ा गया, क्यों उद्धव ठाकरे जी की सरकार को तोड़ा गया, ये तो जनता ने तय करना है। और क्यों ऐसा कार्य किया गया, क्यों? महाराष्ट्र में वोट जिहाद को लेकर संग्राम क्यों मचा है? मुस्लिमों को 10% आरक्षण देने की उलेमाओं की डिमांड को कांग्रेस ने मान लिया है। इसके पीछे मुस्लिम वोट बैंक है। मुंबई में 10 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। मुंबई में मुस्लिमों की बढ़ती तादाद को लेकर देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था TISS यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट आई है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा हो गई। इस रिपोर्ट में दावा यह किया गया कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी लगातार, जो वो ग्राफ है वो कम होता जा रहा है, घटती जा रही है। अब सबसे पहले आपको मैं टिस की एक रिपोर्ट दिखाऊंगी और उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी कि टिस ने मुंबई में घुसपैठियों की बढ़ती आबादी को लेकर एक रिसर्च किया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने 6 सवालों पर रिसर्च किया और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश की। पहला सवाल यह था कि व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स ऑन द डेमोग्राफिक लैंडस्केप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मुंबई, यानी कि मुंबई के विकास और डेमोग्राफी पर घुसपैठियों का असर किस तरह से पड़ रहा है। इसी तरीके से 6 पॉइंट्स बनाए गए। दूसरा सवाल ये था कि वेयर आर दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लीगल बांग्लादेशीज एंड रोहिंग्या इमिग्रेंट्स इन मुंबई, यानी कि मुंबई में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या कहां पर हैं। तीसरा सवाल भी मैं आपको दिखाऊंगी, व्हाट कॉजेस आइडियोलॉजी इंड्यूस्ड इमिग्रेंट्स ऑफ बांग्लादेशी एंड रोहिंग्या टू मुंबई। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुंबई में किस विचार से बसे हुए हैं, इनके पीछे का मकसद क्या है। एक रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र में हलचल पैदा हो गई, तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए और TISS यानी कि टिस की रिपोर्ट में जो दावा किया गया कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है, जिससे शहर की सामाजिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित होने का जो डर है वो पैदा हो रहा है, प्रभावित हो रही है। और इतना ही नहीं है, रिपोर्ट में अंदेशा यहां तक जताया गया है कि 2051 तक हिंदू आबादी 51% कम हो जाएगी। अब देखिए किस तरह से टिस की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब इसी तरह चौथा सवाल यह था कि व्हाट आर दी चैनल्स एंड पाथवेज थ्रू विच इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार कम टू मुंबई, यानी कि बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठिए जो हैं वो कैसे मुंबई पहुंचे। अब ये भी देखने की बात होगी, इसको लेकर आपने देखा होगा हर चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा भी रहता है घुसपैठियों का।
अब पांचवा सवाल ये है कि व्हाट आर द इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस टू लोकल रेजिडेंट्स ऑफ मुंबई ड्यू टू इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी कि जो घुसपैठिए हैं उनके आने से मुंबई में रहने वाले लोगों को आर्थिक और सामाजिक परेशानी क्या होती है। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, जब बाहर से कोई आता है तो बहुत तरीके से माहौल में भी बदलाव होता है। अब जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, यानी कि जो पहले से मुंबईकर हैं, उन्हें किस तरीके की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, यह भी सवाल है। अब छठा सवाल यह है कि हाउ पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट द इलीगल बांग्लादेशी एंड रोहिंग्या इमिग्रेंट्स, यानी कि घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को राजनीतिक दलों का सपोर्ट किस तरह से मिला हुआ है। टिस ने इन 6 सवालों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से अपनी ही रिपोर्ट में दिया, जो कि बेहद चौंकाने वाला है। टिस ने रिपोर्ट में यह दावा किया कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे शहर की सामाजिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित होने का जो डर है वो पैदा हो रहा है। रिपोर्ट में अंदेशा यहां तक जताया गया कि 2051 तक हिंदू आबादी घटकर महज 54% रह जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 1951 में मुंबई में हिंदुओं की आबादी 88% थी, वो 2011 में घटकर 66% तक रह गई। यानी कि आप अगर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस ग्राफ को देखिए, कैसे जो ग्राफ है वो धीरे धीरे हिंदुओं का घटता गया। 1951 से लेकर अगर 2011 तक की हम बात करें तो जो हिंदुओं का ग्राफ था वो कम होकर 65% महज बचा है, जबकि जो मुस्लिम आबादी है 1951 में 8% थी, जो 2011 में बढ़कर 21% हो गई। यानी कि जो मुस्लिमों का ग्राफ था वो धीरे धीरे ऊपर उठ गया। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार यह भी दावा किया गया कि 2051 तक हिंदू आबादी 54% तक कम हो जाएगी और मुस्लिम आबादी में 30% तक की बढ़ोतरी होगी। आबादी हिंदुस्तान की बढ़ नहीं रही है अभी, पूरे देश का अभी 2021 का सर्वे आया, फर्टिलिटी रेट महाराष्ट्र का अभी 1.6 रह गया है। यानी जो नेचुरल ग्रोथ है मुंबई का, एमएमआर रीजन का, ये 1.6 है। ये तो बाहर से रोहिंग्या मुस्लिम ब्रह्मदेश और बांग्लादेश से आ रहे, और बांग्लादेशी मुस्लिम जो अतिक्रमण हो रहा है उसके कारण मुंबई के जो अनेक प्रभावी, जो समुद्र किनारे की जो भी बस्तियां हैं, जितनी भी विधानसभा है, हाथ से गई। कुलाबा से लेके मुंबा देवी से लेके शिवड़ी, वडाला, चेंबूर, अणुशक्ति नगर, मानकोट, पूरा समुद्र किनारा कब्जे कर रहे हैं ये लोग। एमएमआर रीजन में यानी मुंबई महानगर रीजन में आज 66 विधानसभा है। यही परिस्थिति रही तो 2050 में ये 64 में, मैं आज की तुलना में बता रहा हूँ, 64 में से 22 विधानसभा में मुस्लिम विधायक ही चुनकर आ सकेगा और दूसरे 10 को वो प्रभावित करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 11 दिन बाद वोटिंग है और ऐसे में टिस की रिपोर्ट ने बीजेपी को बैठे बैठाए एक मुद्दा भी दे दिया। बीजेपी भी ये कह रही है कि इससे डेमोग्राफिक चेंज होगा और डेमोग्राफी पर असर होगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2051 तक माया नगरी मुंबई में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे? तो आइए इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में 100 सवालों का जिक्र किया, यानी कि 1951 से लेकर 2051 तक का जिक्र किया है। रिपोर्ट में साफ साफ ही कहा गया है कि 1951 की तुलना में हिंदुओं की आबादी 34% तक घट जाएगी, जबकि जो मुस्लिमों की आबादी है उसमें 22% का इजाफा होगा। और जाहिर सी बात है कि अब ऐसे में बीजेपी महाराष्ट्र में इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी और अपने फेवर में कैश कराने की कोशिश करेगी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मुंबई के किस किस इलाके में घुसपैठियों की आबादी बढ़ी है। रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इन मुंबई originated from Bangladesh and Myanmar with a smaller group from Pakistan and Nepal and are the concentrated in neighborhoods like Dharavi, Godavari, Mankhurd hai, Chembur hai and Ambedkar Nagar in North Mumbai as well as Kurla, Ghatkopar, Vikhroli and East Mumbai, माहिम, वेस्ट गीता नगर। यानी कि ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर जो छोटे छोटे ग्रुप्स में कुछ बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, कुछ पाकिस्तान से जो पहले बांग्लादेश में गए होंगे या
नेपाल से म्यांमार में आए होंगे। इस तरह के छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं वो मुंबई में है और मुंबई के इन अलग अलग इलाकों में वो रहने लग गए। पाकिस्तान से आए घुसपैठिए उत्तर मुंबई के धारावी, गोवंडी, मानखुर, चैंबूर, अंबेडकर नगर और पूर्वी मुंबई के कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोली में बसे हुए हैं। साथ ही माहिम, पश्चिम गीतानगर में भी घुसपैठियों की जो आबादी है वो तेजी से बढ़ रही है और इसे लेकर ही बीजेपी महाविकास अघाड़ी को घेरने की कोशिश कर रही है। 1980 में एक मानखुर्द शिवाजी नगर क्षेत्र ले लो, 10,000 मुस्लिम रहते थे। आज वहां पर 2 विधानसभा हो गई, दोनों में नवाब मलिक लड़ रहे हैं। दोनों विधानसभा में कांग्रेस आघाड़ी के उम्मीदवार मुस्लिम है, दोनों जगह से मुस्लिम ही विधायक बन रहे हैं। 10,000 मुस्लिम थे, आज गए 35 साल में दोनों विधानसभा पे मुस्लिम विधायक। अब कालबा देवी का ले लो, कालबा देवी में वहां पर यह था कि मोहम्मद अली रोड के पूर्व में मुस्लिम बस्ती थी, फिर अब आगे बढ़ते 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 मोहम्मद अली रोड के पश्चिम से लेकर अब कालबा देवी तक मुलजी जेठा मार्केट सब मुस्लिम, बांग्लादेशी और रोहिंग्या आक्रमण। मीरा रोड बना 1990 में, आज उसमें 2 बंटवारे हो गए, 2 भाग हो गए। जो नया नगर कांग्रेसी नेता मुजफ्फर हुसैन और बाकी लोगों, 75-80 हजार मुस्लिम वोटर्स हो गए वहां पर। राम मंदिर उत्सव नहीं हो सकता वहां पर। तो अब देखिए, आपने किरीट सोमैया को सुना, वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि बाहर से घुसपैठिए बसाए ही इसीलिए जा रहे हैं ताकि वोट बैंक की राजनीति की जा सके, वोट का लाभ लिया जा सके। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बांग्लादेश और म्यांमार से मुंबई तक पहुंचने के लिए ज्यादातर घुसपैठियों ने किस रूट का इस्तेमाल किया है। तो रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई कि सबसे ज्यादा घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के रास्ते मुंबई पहुंचे हैं और आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव में भी घुसपैठियों का मुद्दा, खासकर रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा बांग्लादेश में सबसे ज्यादा गूंजता है। इसके बाद नंबर असम का भी आता है, फिर बिहार और उत्तर प्रदेश का भी है। हालांकि इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता ने बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा। उनका कहना है कि अगर रोहिंग्या भारत आ रहे हैं तो फिर बॉर्डर पर बीएसएफ क्या कर रही है। केंद्र ने 10 साल में, केंद्र में अगर 10 साल से इनकी सरकार है तो इन्होंने क्या कदम घुसपैठियों को रोकने के लिए उठाए हैं। एक तो सेफ का नारा दे रहे हैं। अगर हम महाराष्ट्र करके एक रहेंगे तो भाजपा से सेफ रहेंगे, भाजपा से दूरी सेफ है जी। जिस तरह से टोटल साइंस की एक रिपोर्ट आई है, कह रहे हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या की घुसपैठ हुआ है, घुसपैठ हुई है, हिंदू की संख्या घट रही है, मुस्लिमों को बढ़ रही है। मुझे कहिए, अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ रहे हैं तो हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं उन पे क्या शक कर रहे हैं भाजपा वाले, उन पे ही उंगलियां उठा रहे हैं। और ये जो केंद्र सरकार है तो फिर क्या काम किया है। मुझे कहिए, इस 10 सालों में केंद्र सरकार बहुमत की किसकी रही है, भाजपा की रही है। और बजाय ये भाजपा कह रही कि घुसपैठिए आ रहे, यानी कौन सी राजनीति है, कौन से दुनिया में जी रहे। हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे क्या इल्जाम लगा रहे कि ये काम नहीं करे ठीक से, भाजपा ऐसे इल्जाम लगा रहे, ये गलत बात है। आदित्य जी, वोट जिहाद का भी आरोप हो रहा है, कह रहे कि मुसलमान मुश्ता वोट करेंगे इस बार लोकसभा में। वो तो हमारे देश के नागरिक है। ये प्रधानमंत्री जो जाके गले मिलते हैं वो नवाज शरीफ को गले मिलते हैं, वो हम तो वैसे नहीं करते। जो मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, वो तो हमारे देश के नागरिक है, हिंदुओं के साथ जो हमें वोटिंग कर रहे हैं। तो गलत क्या है। ये जो भाजपा है ये ऐसी भूमिका करती है, कहती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं और फिर उसी बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेलती है। कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और उसी के प्रधानमंत्री को जाके गले मिलते हैं, उनका बर्थडे का केक काटती है, बिरयानी खाती है। ये भाजपा का नकली हिंदुत्व है। अब देखिए, आदित्य ठाकरे मुंबई में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती आबादी को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन टिस ने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ सामने रखा, की पॉइंट्स अपने कई सामने रखे हैं, जिसमें यह बताया कि आखिर ये सब होता कैसे है, जिसमें एनजीओ और धार्मिक संगठनों की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई कि एनजीओ और धार्मिक संगठन घुसपैठियों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बैंकिंग जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, महत्वपूर्ण सेवाओं में मदद भी करते हैं। वहीं पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से घुसपैठियों को फेक डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इससे राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के दौरान वोटों के जरिए फायदा मिलता है। हालांकि इस रिपोर्ट पर मुस्लिम धर्मगुरु ने सवाल उठाए हैं।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मिल्ली काउंसिल और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे साथ में हैं मौलाना अतहर अली साहब। मौलाना साहब, जिस तरह से एक टीस की रिपोर्ट आई है, सामाजिक संस्था सामाजिक विषयों पर काम करती है और उन्हें रिपोर्ट दी है कि 2051 आते आते हिंदुओं की आबादी जो है 54% तक घट जाएगी और मुस्लिमों की आबादी 30% तक बढ़ जाएगी। अभी जो है मुस्लिमों की आबादी 21% वो बता रहे हैं कि उसमें बढ़ोतरी है 2011 तक, और हिंदुओं की आबादी जो है 88% से 66% तक जो है वो घट गई है। क्या कहेंगे इस रिपोर्ट को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनके रिसोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कितनी सही बात है कितनी गलत बात है। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें क्या हर्ज है, हर एक को हक हासिल है कि अपनी आबादी बढ़ाए। उसमें ये बताया गया है कि बाहर से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ पर आकर बस रहे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियाँ अपनी वोट बैंक के लिए उनको बसा रहे हैं, उनके लिए आई कार्ड, वोटर आई कार्ड और बाकी चीज़ें मुहैया करा रहे हैं। इससे खतरा हो रहा है। ये देखिए, जो लोग देश में गलत तरीके से आ रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से आ रहे हैं, तो ये तो सरकार का काम है कि उनको वापस करें और उनको ना आने दें। इसमें आम जनता क्या कर सकती है? सरकार को चाहिए कि उनको ना आने दें, और जो इस किस्म की संस्थाएं काम करती हैं उनको भी चाहिए कि वो इस तरह से गैर कानूनी तौर पर लोगों को ना आने दें। अब टिस की इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी चिंता जताई गई। इसमें अलग अलग 5 पॉइंटर्स दिए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि घुसपैठियों की वजह से सीमा सुरक्षा पर चुनौतियां बढ़ गई हैं। बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ की वजह से सीमा सुरक्षा प्रभावित होती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इससे संभावित आतंकी घुसपैठ में भी वृद्धि होती है। देश में आतंकियों के स्लीपर सेल की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही आपराधिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होती है। घुसपैठ की बढ़ती घटना को आंतरिक सुरक्षा के लिए संकट बताया गया है। अब टिस की इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध अप्रवासियों का इस्तेमाल कर रही हैं और यही वजह है कि अवैध अप्रवासी फेक वोटर आईडी भी हासिल आसानी से कर लेते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के बीच टिस की रिपोर्ट आने से सियासी जो सरगर्मियां हैं अब वो और ज्यादा तेज हो गई हैं। तो ये जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने कहा, ये वास्तविकता है। धीरे धीरे हिंदू आबादी के सामने हिंदू परिवार में एक लड़का या 1.5 बच्चे, और यहाँ पर जिस प्रकार से माइग्रेशन हो रहा है, एग्रेसिव माइग्रेशन, बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम, चिंता सही है। 2050 में आधी मुंबई सिर्फ हिंदुत्ववादी रहेगी, आधी हाथ से निकल जाएगी। कि जो भाजपा महायुति की नई सरकार आए, योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए, कट्टर कठोर कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ध्वनि प्रदूषण 5 बजे मस्जिद से बांग आजान नहीं चलेगी। अब धर्म करो, नमाज पढ़ो, लेकिन लाउड स्पीकर 5 बजे क्यों? तो ये सब मुस्लिम जो है वोट बैंक के अपीजमेंट बंद करेंगे। सब जो अनधिकृत लोग आते हैं उनके उड़ा देने चाहिए, उनके घर बार जो सड़क पे बनाते हैं, तो ही ये आक्रमण रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम का रुकेगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की तेजी से बढ़ती संख्या को लेकर जो रिपोर्ट दी है, उसमें कम्युनल टेंशन का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट में यह कहा गया कि इससे सांस्कृतिक क्लैश बढ़ेंगे, साथ ही घर को लेकर विवाद बढ़ेगा, धार्मिक ध्रुवीकरण भी तेजी से होगा। तो आपको बता दें, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, उसमें यह भी बताया कि जिस तरीके से मुंबई में लगातार घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको लेकर कम्युनल टेंशन बढ़ने का भी जिक्र किया गया है और यह भी बताया गया कि इससे किस तरह से इलाके के नेचर में चेंज आएगा, वहां की सांस्कृतिक विरासत में चेंज आएगा और अलग अलग क्लैश आपस में हो सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां मुंबई बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां पर बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में हिंदू लगातार टारगेट पर हैं। हिंदुओं को जान का खतरा सताने लगा है और सबसे ज्यादा कोई डरा हुआ है तो इस्कॉन के लोग, क्योंकि हिंदुओं के घरों में घुसकर पीटने के बाद अब हिंदुओं की हत्या और हिंदू मंदिरों को जलाने की धमकी दी गई। ये धमकी सरेराह दी गई, सरेआम दी गई। कट्टरपंथियों ने सड़क पर प्रदर्शन के दौरान इसे लेकर नारेबाजी की। ताजा मामला इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, जिसमें लोगों को इस्कॉन जाप ना करने की चेतावनी दी गई।
आपको बता दें कि पहले भी बांग्लादेश की आर्मी के द्वारा हिंदुओं के साथ मारपीट करने का वीडियो सामने आ चुका है, लेकिन अब मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदू मंदिरों को जला देने या तोड़ देने के नारे लगाते हुए नजर आ रही है। यानी कि बांग्लादेश में हिंदू अनसेफ हैं, कभी उन्हें पीटा जा रहा है तो कभी उन्हें जिंदा जलाने की धमकी दी जा रही है। मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदू मंदिरों को जला देने या तोड़ देने के नारे लगा रही है, खुलेआम धमकी दे रही है और वो कह रहे हैं कि जहां भी हिंदू दिखे उनकी चमड़ी उधेड़ दो, इस्कॉन के लोग जहां दिखे उन्हें पकड़ो और खून कर दो। इससे ज्यादा उकसाऊ बयान और नारा भला क्या हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की यूनुस सरकार चुप है। कट्टरपंथियों पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, उल्टा आर्मी और पुलिस हिंदुओं के घरों में घुसकर लोगों को पीट रही है। अब सबसे पहले आप 8 सेकंड का एक वीडियो देखिए जिसमें कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी इस्कॉन के एक भक्त को पकड़ने और उनको मार डालने के नारे लगा रही है। इस्लामिक कट्टरपंथी खुलेआम इस्कॉन भक्तों को सताने और फिर उन्हें मारने की धमकी दे रही है। सुनिए आप। दूसरा वीडियो 30 सेकंड का है जिसमें हिंदुओं को खुलेआम जला देने की धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, हिंदू मंदिरों को जलाने और तोड़ने की धमकी दी जा रही है और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। बांग्लादेश में हिंदुओं में खौफ का माहौल पैदा हो गया। बांग्लादेश में हिंदू खुद को अनसेफ फील कर रहे हैं। चट्टोग्राम में पहले बांग्लादेश की सेना ने घरों में घुसकर हिंदुओं की बेरहमी से पिटाई की और अब उन्हें खुलेआम धमकी दी जा रही है। मंदिरों को एक साथ जलाने का नारा दिया जा रहा है। बांग्लादेश में निशाने पर इस्कॉन को फॉलो करने वाले लोग हैं और इसे लेकर अब इस्कॉन मंदिर प्रशासन भारत सरकार से मदद की अपील कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति चिंताजनक है, धमकियां दी जा रही हैं। अगर आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, जो इस्कॉन के डिवोटी टीका लगाते हैं, उस पर मनाही है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस्कॉन कम्युनिकेशन डायरेक्टर वीएन दास जी हैं। आपने भी सुना होगा, आपकी भी वहां बातचीत हो रही होगी कि कैसे कि एक जो माइनॉरिटी है जो अपने भगवान की पूजा करना चाहते हैं या फिर तिलक लगा के घूम रहे हैं या फिर जो इस्कॉन के डिवोटी हैं सफेद या भगवा पोशाक पहनते हैं, उस पे अब मनाही की जा रही है। वास्तव में ये बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि इस्कॉन पूरे दुनिया में शांति, प्रेम, सेवा और भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहा है और उसी को टारगेट किया जा रहा है। ये कितना गलत सोच है। तो हम चाहते हैं कि जो बांग्लादेश की वर्तमान सरकार है इस पर एक्शन ले। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से ही वहां कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू समाज है, उन्हें सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। हिंदू समाज के लोग घरों में दुबके हैं। कट्टरपंथियों को चिढ़ इस बात की है कि बांग्लादेश में हिंदू वेशभूषा में क्यों घूमते हैं। तिलक लगाना और भजन सुनना गुनाह लग रहा है, जिसे देखते हुए हर हिंदू गुस्से में है और हिंदू रक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है। भारत सरकार भी हिंदुओं की सुरक्षा करने की अपील कर रही है। बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। ये जो एनआरसी जो बन रही है, जो उसके तहत वहाँ के हिंदुओं को यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे आके यहाँ की नागरिकता स्वीकार कर लें। आप चाहते हैं कि वहाँ के हिंदुओं को भारत में जगह मिले? हाँ, फिलहाल अभी जब तक ये वहाँ पे ये स्थिति जो है बहुत नाजुक है, तब तक जब सरकार बदल जाएगी तो फिर हो सकता है कि कुछ स्थिति कुछ चेंज हो जाए। आपसे भी बात करेंगे, इधर आइए, इधर आइए। हाँ। बांग्लादेश में कट्टरपंथी मुसलमान खुलेआम हिंदुओं के खून बहाने का नारा लगा रहे हैं, उनकी चमड़ी उधेड़ने के लिए मुसलमानों को उकसा रहे हैं। इससे पहले 7 नवंबर को बांग्लादेश में हिंदुओं की बेरहमी से पिटाई की गई थी। बांग्लादेश की सेना हिंदुओं को पीट रही थी। हाजिरी गाली लोगों को दिया जा रहा था। मोहल्ले के चारों तरफ पुलिस तैनात कर दी गई। जो लोग सेना के जवानों की लाठियों से बचकर मोहल्ले के बाहर भागने में कामयाब हो जाते, उन पर पुलिस लाठियां बरसा रही थी।
सेना के जवानों की एक टुकड़ी लोगों को पीट रही थी, जबकि दूसरी टुकड़ी घरों की तलाशी ले रही थी। घरों के अंदर तोड़फोड़ और लूटपाट भी कर रही थी। स्थिति बहुत ही भयंकर है। हम लोग बहुत ही चिंतित हैं। हमने देखा कि कल किस तरह जो इस्लामिक भीड़ है वो लोग सड़क पर उतरकर नारे लगा रहे हैं कि इस्कॉन के भक्तों को किडनैप करके पहले टॉर्चर करो, फिर उनका गला काट के उनकी हत्या कर दो। तो इस तरह का प्रोवोकेटिव जो बयान है इस्लामिस्ट लोग खुद खुले आम सड़कों पर उतर कर रहे हैं। तो ये इसके कारण हमारे जितने भी इंडिया के भक्त हैं वो बहुत ही चिंतित हैं। और ये क्या हो रहा है, मतलब कैसे भी किसी सभ्य समाज में किस तरह ऐसी सभा को अलाउ किया जा सकता है कि